Welcome to AG History Companion. So in this video we are going to cover next topic, that is land degradation and conservation measures. अब land degrade भी होती है तो उसके क्या क्या reasons हैं और उसको हम prevent कैसे कर सकते हैं, तो कुछ conservation measures भी पढ़ेंगे. सबसे पहले 95% ऑफ आर बेसिक नीड फॉर फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड. देखो हमने अपनी जो लैंड है वो क्या बोलते हैं, पास्ट वाली जो जनरेशन है उसे इनहेरिट मतलब मिली है हमें, और हमें वो अपनी फ्यूचर जनरेशन के साथ भी शेयर करनी है. मतलब लैंड को इतना अच्छे से प्लान करके यूज़ करना है कि फ्यूचर जनरेशन के साथ भी शेयर कर पाएँ. तो जो अपनी हमारी 95% बेसिक नीड्स हैं जैसे फूड शेल्टर या क्लोथिंग, वो कहाँ से पूरी होती हैं? लैंड से. Human activities cause degradation of land and also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. और जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है ना, हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो जाता है. और कई बार ऐसा होता है कि नेचुरल फोर्सेस मतलब क्या बोलते हैं, नेचुरल फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से लैंड डैमेज हो जाता है. मतलब कि लैंड डैमेजेस के जो नेचुरल फोर्सेस है उनकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लैंड डैमेज होता है. डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया. देखो 130 मिलियन हेक्टेयर्स जो इंडिया का लैंड है वो डिग्रेडेड है अभी तक. 130 मिलियन हेक्टेयर्स इज़ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया. फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड, अब 130 मिलियन में से 28% तो फॉरेस्ट डिग्रेडेड है, 56% वाटर डिग्रेडेड है, और जो बचा है मतलब 16% बच गया, दैट इज़ डिग्रेडेड बाय सैलिन एंड एल्केलाइन डिपॉजिट्स. तो ये परसेंटेज याद रखनी है. 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड है, 56% वाटर डिग्रेडेड लैंड है, एंड सैलाइन एंड एल्केलाइन डिपॉजिट्स मतलब 16% सैलिन एंड एल्केलाइन डिपॉजिट्स की वजह से डिग्रेड हुआ है. ये परसेंटेज आपको याद रखनी है. Some human activities have contributed significantly in land degradation. और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होती है. अब हम ह्यूमन की एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे. सबसे पहले है माइनिंग एंड क्वेरिंग. अब जब भी माइनिंग या क्वेरिंग करते हैं मिनरल्स वगैरह के लिए, तो जो माइनिंग के टाइम जो डीप स्कार्स या ट्रेसेस रह जाते हैं ना, उसकी वजह से क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेड हो जाता है. डिफॉरेस्टेशन, अब जैसे वुड वगैरह चाहिए हमें, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं. तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है, और ये मोस्टली किन स्टेट्स में है? झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी एंड उड़ीसा. ओवरग्रेजिंग मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो ओवरग्रेज करते हैं लैंड को. जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवरग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है. मतलब जितनी ग्रेज कर सकते हैं उतना ठीक है. अब वहाँ पे ग्रास ही नहीं है, मतलब तो कई बार ओवरग्रेजिंग की वजह से ग्रास आना ही बंद हो जाती है, ऐसा कुछ होता है. तो मतलब गुजरात, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र में ओवरग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है. ओवर इरिगेशन, अब देखो पंजाब, हरियाणा और यूपी में तो एग्रीकल्चर ही होता है, और वहाँ पे कई बार ओवर इरिगेशन रीज़न है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होता है. मिनरल प्रोसेसिंग मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह में लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग हो गई. सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लाइमस्टोन की ग्राइंड की जाती है, और एक सेरामिक इंडस्ट्री होती है उसके लिए कैल्काइट और सोपस्टोन वगैरह ग्राइंडिंग होती है. और इन मिनरल प्रोसेसिंग की वजह से ना जो एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है ग्राइंडिंग की वजह से. और जब ये जो डस्ट है जब ये सॉइल के ऊपर बैठ जाती है, तो वो क्या करती है, जब बारिश आती है तो वाटर का फिल्ट्रेशन हो जाता है ना सॉइल में, सभी को पता है. अगर वो डस्ट सॉइल पे बैठ गई तो जो वाटर का है वो इनफिल्ट्रेशन होने लगेगा, मतलब वाटर फिल्टर नहीं होगा, और उसकी वजह से भी मतलब लैंड डिग्रेडेशन हुआ एक, तो दूसरा वाटर पोल्यूशन भी होगा ना, कि भाई वाटर फिल्टर ही नहीं हुआ. तो मिनरल प्रोसेसिंग भी एक रीज़न है. उसके बाद इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स वही कि जो इंडस्ट्री से रिलीज़ होते हैं वो एयर पोल्यूशन भी करते हैं, वाटर पोल्यूशन भी करते हैं, और कुछ मतलब उनको जो उनका वेस्ट होता है वो लैंड पे फेंक देते हैं. जो खाली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल के जो एफिलेंट्स होते हैं वहाँ पे डाल देते हैं, तो उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड होता है. मतलब उनको प्रॉपर मैनेजमेंट करके डालना चाहिए ना. मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. अब देखो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, अगर हम उसको प्लानिंग करके सॉल्यूशन देख के अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के अगर हम ट्राई करें कि ऐसा कर सकते हैं, तो शायद लैंड डिग्रेडेशन ना हो. सबसे पहले है
अफॉरेस्टेशन, देखो डिफॉरेस्टेशन होता है जहाँ पे अर्बनाइजेशन, मतलब जहाँ पे हमें घर बनाने या मतलब ट्रीज़ के और बहुत यूजेस होते हैं। अगर हम ट्रीज़ को काट रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम उसको उगाएं, तो अफॉरेस्टेशन भी हमें ही करना चाहिए अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो। देन प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स, शेल्टर बेड्स लगाने चाहिए प्लांट्स के ताकि बाद में वो ट्रीज़ बन जाएं, अफॉरेस्टेशन का ही पार्ट है एक। कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग पे कंट्रोल करना चाहिए हमें, ठीक है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, अब जो सैंड ड्यून्स हैं उनको स्टेबलाइज कर सकते हैं हम, कैसे करें, बुशेस वगैरह ग्रो कर दें वहाँ पे, और मतलब अगर बुशेस वगैरह ग्रो करेंगे तो सैंड ड्यून्स वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, तो सॉइल क्या बोलते हैं, जो सॉइल की टॉप लेयर है कई बार वाटर और विंड की वजह से वो क्या बोलती है डीके, मतलब लगा लो कि उड़ जाती है, तो वो हो गया ना सॉइल इरोजन हो जाता है उसका। तो अगर हमें सॉइल इरोजन प्रिवेंट करना है तो हम थॉर्नी बुशेस ग्रो करके सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, अब जो वेस्ट लैंड है हम उसको प्रॉपर भी तो मैनेज कर सकते हैं ना, हर चीज़ का एक सोल्यूशन है, अगर जो वेस्ट है हम उसको प्रॉपर मैनेज करेंगे तो वो हमें लैंड्स पे डालना ही नहीं पड़ेगा। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम माइनिंग करते हैं लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है ना कि जो डीप स्कार्स है हम उसको फिल करके जाएँ, बस हम ऐसे ही छोड़ देते हैं डीप स्कार्स को, तो जो हम करते हैं उसको हमें फॉर एग्जांपल अब हमें मिनरल्स तो चाहिए तो हम माइनिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है ना कि हम उन जो माइंस हैं उनको कवर करके जाएं। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, और जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं उसका हमें प्रॉपर डिस्चार्ज करना चाहिए और डिस्पोजल करना चाहिए ताकि लैंड डिग्रेड ना हो या फिर एयर पोल्यूशन वगैरह ना हो, किसी को हार्म ना करे वो एफ्लुएंट्स। सोइल एज अ रिसोर्स, अब सोइल एज अ रिसोर्स कैसे यूज़ होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, जो सोइल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, सॉइल में ही प्लांट ग्रोथ होता है, प्लांट मतलब ट्री बनता है, एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सॉइल में भी सॉइल ही सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग सिस्टम, सॉइल एक लिविंग सिस्टम है क्योंकि ये ना मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, मतलब थोड़ी सी सेंटीमीटर सॉइल बनने को भी मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, ठीक है, तो ये एक लिविंग सिस्टम हो गया। सॉइल फॉर्मेशन, अब सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, सबसे पहले तो सॉइल फॉर्मेशन में कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले रिलीफ मतलब कौन सा एरिया है, पेरेंट रॉक, सॉइल का पेरेंट रॉक कौन सा है, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसी है, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और जो बाकी फॉर्म्स ऑफ लाइफ होगी, और टाइम मतलब ये 5-6 चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं किसकी, सॉइल फॉर्मेशन की। उसके बाद जिन फैक्टर्स की वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है, ये तो वो हो गया ना कि जैसे कि पेरेंट रॉक कौन सा है, सॉइल का टाइप वगैरह पता चल जाएगा हमें, इनकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है। लेकिन कौन सॉइल फॉर्मेशन करता है, जैसे अब मान लो टेम्परेचर में चेंज हो गया तो जो मिट्टी है लगा लो, मतलब क्या बोलते हैं, टूटेगी, जैसे कोई पत्थर है टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो टूटेगा, तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया फर्स्ट। सेकंड, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, अगर रनिंग वाटर मतलब कोई पानी चल रहा है और उसके साथ मान लो मिट्टी बह रही है तो वही सॉइल बनती जाएगी ना, कोई पत्थर बह रहा है तो वो सॉइल बनती जाएगी। विंड एंड ग्लेशियर्स, विंड की वजह से भी जो पत्थर हैं वो चलते रहते हैं, या ग्लेशियर्स हो गए उसकी वजह से रिवर बनती हैं, तो अगर उनके साथ भी कोई पत्थर वगैरह चलेगा जो पेरेंट रॉक है उसकी वजह से अगर वो मतलब किसी चीज़ के साथ रब होगा तो वो सॉइल बनेगी ना, थोड़ी थोड़ी सॉइल निकलती जाएगी उसमें से। देन एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, और कुछ कंपोजर्स होते हैं जो रॉक वगैरह को डिकम्पोज कर देते हैं तो तब भी सॉइल बन जाती है। तो ये 3-4 फैक्टर्स है दैट कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और कुछ केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल के लिए। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, तो सॉइल में क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब ह्यूमस वगैरह, और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सॉइल का क्लासिफिकेशन कर दिया, कैसे कि वो सॉइल फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका कलर क्या है, थिकनेस क्या है, टेक्सचर, एज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, उसके बेसिस पे ना सॉइल को क्लासीफाई कर दिया, और वो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आगे हैं इसके कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। -% ऑफ आवर बेसिक नीड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो लैंड से ऑब्टेन की जाती है, लेकिन कितने %? सो अभी हमने पढ़ा था, राइट ऑप्शन इज़ 95%।
प्रेजेंटली देयर आर अबाउट डैश मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। अभी हमारे इंडिया में प्रेजेंटली कितने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेड है? 130 मिलियन हेक्टेयर्स। डैश % ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया एंड डैश % ऑफ इट इज़ वाटर इरोडेड एरिया। तो फॉरेस्ट इरोडेड एरिया डिग्रेडेड एरिया कितना है? 28 एंड वाटर इरोडेड एरिया कितना है? 56%। नेक्स्ट इज इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, MP एंड उड़ीसा डैश कोज लैंड डिग्रेडेशन। अब झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, उड़ीसा, अब ये सेंट्रल इंडिया हो गया ना, तो यहाँ पे किसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है? डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन किसकी वजह से होता है? यहाँ पे माइनिंग की वजह से। तो माइनिंग हुई, उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हुआ। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में डिफोरेस्टेशन ना हो और बाई चांस माइनिंग आ जाए डिफोरेस्टेशन की जगह, तो आप माइनिंग भी लिख सकते हो। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, MP एंड महाराष्ट्र। अब ये देखो गुजरात और ये थोड़ा वेस्ट साइड में आ गया, गुजरात, राजस्थान, MP और महाराष्ट्र। तो यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का। क्या रीज़न है? ओवर ग्रेजिंग। सो दिस इज़ ट्रू, ओवर ग्रेजिंग ही करेक्ट रीज़न है। ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन स्टेट्स लाइक। अब ओवर इरीगेशन की वजह से कहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन होता है? देखो एग्रीकल्चर कहाँ होता है? नॉर्थ इंडिया में। तो पंजाब, हरियाणा, UP, ये तीनों जगह पे ओवर इरीगेशन की वजह से लैंड डिग्रेड हुआ है। सो राइट ऑप्शन इज ऑल। द सॉइल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि सॉइल एक लिविंग सिस्टम है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ, सॉइल क्या कंसिस्ट करता है? ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल, बोथ या नन? सो राइट ऑप्शन इज बोथ।